एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। रेलवे टीटीडी की वैकेंसी निकलने वाली है, जिस वैकेंसी के लिए आपको एक छोटा सा जो है वो एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं, कैसे आपको स्टडी करनी है, वो एग्जाम को आप कैसे क्लियर कर सकते हो, क्या मिनिमम एज रहने वाली है, यानी कि A to Z जो इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का एग्जाम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ईजी लेवल का एग्जाम होता है, तो इसलिए आप इसको आराम से क्लियर कर सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए बस थोड़ी बहुत जो है स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी किसके बारे में करनी है वो इस वीडियो के अंदर मैं अभी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो रेलवे की तरफ से टीटी का एग्जाम निकल रहा है उसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले उसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपको बातें बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेबस और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में आपको जो है स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सा एग्जाम निकला है। रेलवे टीटीडी की वैकेंसी जो एग्जाम है वो निकलने वाला है, जल्दी इसकी जो अपडेट आने वाली है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसको ऑब्वियसली हमारी जो इंडियन रेलवे है वो इस चीज को क्या कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है। अब पोस्ट का नेम क्या है, कौन सी पोस्ट निकलने वाली है, टीटी यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, जिसको हम टिकट कलेक्टर भी बोलते हैं। इस नेम की जो वैकेंसी है वो निकलने वाली है। इसके लिए आपको एक छोटा सा जो है वो एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या सिलेबस होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इस चीज को आपको समझ लो कि ये एग्जाम है किसके बारे में। इसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज है वो 11,500 प्लस है, अप्रोक्सीमेट है। मैं बता रहा हूँ, अप्रोक्स कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास इसके रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि एग्जैक्ट वैकेंसी कितनी है। तो मुझे लगता है कि इतनी वैकेंसी जो है वो होने ही वाली है, जितने मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू पता किया है। मे भी इससे ज्यादा भी चली जाए, ठीक है, और ज्यादा मैक्सिमम चांसेस है कि इससे ज्यादा ही जो हमारे पास वैकेंसी है वो देखने को मिलेंगी। तो अप्लाई मोड, ये एग्जाम आपको देना कैसे, ये आपको जो एग्जाम देना है वो ऑनलाइन देना पड़ेगा, ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन जो आपको एग्जाम ये जो है वो देना पड़ेगा। अब एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज इसके अंदर इन्होंने मांगी है कि मिनिमम आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स। अब जो ओबीसी से हैं, ठीक है, उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, 3 ईयर्स रिलैक्सेशन, और जो SC ST से है उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और इसके अंदर 5 ईयर्स जो है वो ऐड कर ले मैक्सिमम एज के अंदर। ओबीसी वालों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, और SC ST वालों को 5 ईयर्स का जो है इसके अंदर रिलैक्सेशन है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, इसके लिए अंदर इन्होंने कुछ भी ज्यादा एलिजिबिलिटी नहीं मांगी है। मिनिमम इन्होंने बोला है कि आपके पास या तो 12th पास होने चाहिए, या आफ्टर 10th कोई भी आपके पास डिप्लोमा हो। आफ्टर 10th के पास अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आप 12th पास हो, किसी भी स्ट्रीम से पास हो, तो बस आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे ये टेस्ट को, ये एग्जाम को देने के लिए। अब अटेम्प्ट लिमिट की बात करें कि आप कितनी बार ये एग्जाम दे सकते हो, तो अंटिल द मैक्सिमम एज लिमिट इज रीच, जब तक आप 30 साल के नहीं हो जाते तब तक आप ये एग्जाम जितनी बार मर्जी दे सकते हो। लेकिन मिनिमम जो आपकी एज है वो 18 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए, डेट इज कंपल्सरी। मैक्सिमम 30 ईयर्स, ओबीसी से हो तो 3 ईयर्स ऐड कर लो, SC ST से तो इसमें 5 ईयर्स और ऐड कर लो, और जितनी बार मर्जी एग्जाम दो तब तक, जब तक आपकी जो एज लिमिट है वो पूरी नहीं हो जाती। एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम आप 12th पास होने चाहिए। अगर आप 12th पास नहीं हो, या जैसे जिन बच्चों ने 10th के पास कोई डिप्लोमा किया है, तब भी आप जो है एलिजिबल हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या सिलेबस आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, या कितने नंबर का जो आपका एग्जाम है, वो सारी चीजें मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि इसके अंदर जो आपका सिलेबस क्या आने वाला है। मैं सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिलेबस यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है। सिलेबस के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से आने वाले हैं, तो हमारे पास जो पहले नंबर पे सब्जेक्ट्स है वो हमारे पास आने वाला है जनरल अवेयरनेस, सेकंड हमारे पास अरिथमेटिक, थर्ड नंबर पे टेक्निकल एबिलिटी, चौथा हमारे पास रीजनिंग एबिलिटी, पांचवा हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस। और जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस को इन्होंने यहाँ पे अलग अलग दिया है, मैं तो यहाँ पे इनको क्या करूँगा, कंबाइन करूंगा। कंबाइन करने के बाद इसमें आपको बता देता हूँ कि इसमें करना क्या हो। इसमें आपकी जीके और जीएफ जो है वो एक साथ कंबाइन होकर आएगी, तो दोनों आप एक साथ भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इसमें अंदर आपको जितनी भी स्टडी करनी है वो इजी टू मॉडरेट करनी है, बहुत हार्ड लेवल की नहीं करनी है कि आप कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी इन्फॉर्म किया है कि इनका जो एग्जाम है वो इतना हार्ड लेवल का नहीं आता, बस आपको इजी टू मॉडरेट के बीच बीच में रहकर इनकी जो है स्टडी आपको करनी है, बहुत हाई लेवल की स्टडी नहीं करनी है आपको। तो पहला हमारे पास है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। इसके साथ साथ आपको किस लेवल पे पढ़नी है, इंडियन लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे, दोनों पे पढ़नी है, बट इतनी भी हाई लेवल की नहीं पढ़नी है कि आपको समझ ही ना आए, सिर्फ इजी टू मॉडरेट तक आप पढ़ सकते हो।
नेक्स्ट हमारे पास है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक के अंदर क्या आने वाला है, इनकी ट्रिग्नो भी आती है, इसके अंदर इनका अलजेब्रा भी आता है, लेकिन उसके क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा कम आते हैं। इनकी एरिथमेटिक के अंदर आपको मेंसुरेशन भी देखने को मिलती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के इनके क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसके अंदर आपको ये सब चीजें मिलेंगी, लेकिन इसके अकेले हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर अकेली जो आपकी अरिथमेटिक नहीं आएगी। आप थोड़े बहुत अपने क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके जाना, किसके मेंसुरेशन की भी, ट्रिग्नो की और अलजेब्रा के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लेस क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो इतना हो जाता है कि कई बार हम क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो कई बार आप सौखे सौखे क्वेश्चंस कर लो, इजी इजी वाले, जैसे मेंसुरेशन इजी होगी, ट्रिग्नो इजी जिनको लगती है वो ये वाले क्वेश्चंस कर लो, आपको कहीं ना कहीं आगे जाके बेनिफिट देंगे, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, टेक्निकल एबिलिटी में आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो टेक्निकल एबिलिटी कईयों की स्ट्रांग होती है, कईयों की वीक नहीं होती। यही इस टेस्ट का जो है मेन पार्ट है, ठीक है। मेन पार्ट कैसे कि यहाँ पे ये आपकी टेक्निकल एबिलिटी चेक करेंगे, मतलब आपकी एबिलिटी कितनी है, आप कितनी टेक्नीशियन में अपना दिमाग चलाते हो नहीं चलाते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर स्ट्रीम का कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बोला कि इन्होंने सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही ये एग्जाम दे सकते हैं। आप चाहे आर्ट्स से हो, ह्यूमैनिटी से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से आप हो, तो यहाँ पे आप कोई भी जो है इस स्ट्रीम के हो तो इस एग्जाम को आप दे सकते हो। तो जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हो गए या कॉमर्स वाले हो गए तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जैसे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनको तो टेक्निकल बारे में नॉलेज हो चुकी है, उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है। तो लेकिन जो +2 लेवल के स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ी बहुत यहाँ पे परेशानी आने वाली है। तो मैं उनको बोलूंगा कि इस सब्जेक्ट को वो क्या करें, लास्ट में चूज करें। जब भी आप स्टडी करने बैठे तो पहले दो ये नीचे, इन 4 सब्जेक्ट्स को पहले करें, इसको लास्ट में रखें, ठीक है। बताता हूँ इसको मैं अब लास्ट में क्यों कर रहा हूँ, तो लेकिन इसमें आएगा क्या पहले वो समझ लो। इसके अंदर आपको साइंस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और इसमें थोड़े बहुत ज़्यादातर आपको फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने इस डिवाइस का नाम बता दो, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, तो आप इस चीज़ को समझ जाओ, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर। या फिर आपको मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, या फिर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये लाइन लगाई है, इस प्रोसेस का या इस लाइन का क्या नाम है, जैसे ये है, इसको इस लाइन का क्या नाम है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर पूछे जाते हैं अर्थमेटिक के अंदर और टेक्निकल एबिलिटी के अंदर। तो उसके बाद अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर आपके 2 पार्ट्स आएंगे, एक वर्बल होगा और एक आपका नॉन वर्बल होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आपको क्या पूछी जाएगी, जीके, मोस्टली इसके अंदर जीके के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल एबिलिटी के अंदर, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेक्निकल एबिलिटी के अंदर क्या है, साइंस और फिजिक्स के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया, किसी डिवाइस का नाम पूछ लिया या किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ लिया। अगर आपको लगता है कि आपकी टेक्निकल एबिलिटी थोड़ी वीक है, आप नहीं कर पाओगे, तो बाकी के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस हो, पहले उन्हें उनकी तैयारी करो, उनकी अच्छे से तैयारी करो। अब इसके मार्क्स की पहले बताता हूँ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने हैं, पहले सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन, सेकंड सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन, थर्ड सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन, फोर्थ के 40, फिफ्थ के 40, यानी कि सबके 40 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अगर आप टेक्निकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन अगर आप इस चीज को फिलहाल के लिए रिजेक्ट भी कर देते हो तो हमारे पास कितने बचते हैं क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन बचते हैं। और इन 40 क्वेश्चन में से अगर आप 20 भी करवाते हो तो आपके पास 180 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपसे आराम से आपका जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। 40 में से अगर आप कम से कम 20 तो कर ही लोगे तो 180 जो आपके क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं। अगर इसके अंदर अगर थोड़ा सा आपको वीक हो, तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टेक्निकल एबिलिटी कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। तो मैं ये नहीं आपको यानी कि करने का थोड़ा सा मेथड बता दिया, हिंट दे दिया कि इस तरह से आप अपनी प्रेपरेशन को क्या कर सकते हो टेक्निकल एबिलिटी के अंदर। बाकी इतनी डिफिकल्ट भी नहीं आती, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे डर लगता है कि मैं टेक्निकल एबिलिटी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स से थोड़ा होता है, या आर्ट्स वालों को थोड़ा फिजिक्स से होता है कि हम नहीं कर सकते, हमें दिक्कत होती है, तो आप इस चीज को अपना सकते हो। अब ड्यूरेशन की बात करें तो ये एग्जाम जो आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम को करने के लिए। और एक चीज इन्होंने कंडीशन रखी थी वो मैं बताना भूल गया था कि मिनिमम मार्क्स जो आपके 12th के अंदर 50% होने चाहिए ऑल ओवर। मतलब आपका जो 12th का सर्टिफिकेट है या 12th के अंदर जो आपके मार्क्स हैं वो मिनिमम कम से कम आपके जो है वो 50% होने चाहिए, 50% जो होने चाहिए, तब आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब ये एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका 40 मार्क्स का, सेकंड भी 40 का, थर्ड भी 40, अगेन 40, तो टोटल मार्क्स आपके कितने हुए 200 मार्क्स का जो आपका ये एग्जाम होगा। क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी? जी हाँ, डेफिनेटली इसके अंदर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग जो होगी ही होगी। अब इसके बाद इसका मैंने आपको बता दिया कि ये एग्जाम इतना टफ नहीं है, इसके अंदर आपको कोई ज्यादा राउंड नहीं क्लियर करने, सिर्फ आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपकी 2 चीजें होंगी। पहला आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
पहला आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद प्लस आपकी डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो आपके वेरिफिकेशन होंगे, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। बस इसका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, जो इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर की तैयारी मैंने आपको बोल दिया कि ईजी टू मॉडरेट करनी है, ज़्यादा टफ नहीं करनी है। उसका एग्जाम क्लियर करो, एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। और मिनिमम मार्क्स आपके 12th के अंदर 50% होने चाहिए, तब आप जाके एलिजिबल हो जाओगे इस एग्जाम के लिए। मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी फिर क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जब भी इसके फॉर्म आएंगे वो उसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको हमारे चैनल पर मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आप बाय द वे फॉर्म फिल भी करते हो, ठीक है ना, अपनी तरफ से, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप फॉर्म फिल करने बैठो तो इनकी एक चीज़ की कंडीशन होती है कि आपको जो भी डाटा पूछा जाए वो आपने एक्यूरेट भरना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो आपके 10th में आपके परसेंट है 63.4, ठीक है, तो आपने 63.4 ही फिल करने, आपने इसको राउंड ऑफ नहीं करना। अगर स्पेशली वहां पर मेंशन किया गया कि आप राउंड ऑफ करके भरो, तब आपने राउंड ऑफ करने, अदरवाइज आपने 63.4% अगर आपके हैं तो 63.4 ही आपने भरने। मतलब इनकी छोटी छोटी गलतियां पे ये फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना कि कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है फॉर्म फिल करते टाइम। बाकी जैसे इसके रिलेटेड कोई और भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है, कोई और एग्जाम निकलता है, उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या क्या सिलेबस आएगा, ठीक है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये सारा का सारा प्रोसेस समझ आ गया है, और ऐसी फर्दर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी, आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अदरवाइज आपको स्पेशल कोई मैसेज करना है, कोई स्पेशल क्वेरी है आपकी, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।